नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी के 6 नेता जो अभी कुछ दिन पहले तक हीरो नज़र आ रहे थे, नायक नज़र आ रहे थे, पार्टी में उनकी बड़ी पूछ थी और पूरे देश में जिनकी चर्चा थी, आज वो अचानक ज़ीरो नज़र आने लगे। इन 6 नेताओं की बात करेंगे। 3 राज्यों के ये नेता हैं और बारी बारी से सबकी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं राजस्थान से। अशोक गहलोत जादूगर कुछ भी कर सकता है। जादूगर तीसरी बार मुख्यमंत्री था और जो है ये उम्मीद की जा रही थी कि चौथी बार भी बनेगा। चुनाव का नतीजा कुछ भी आए, पार्टी क्या तय करेगी इससे उनको मतलब नहीं था। उनका जो रवैया था वो ये बता रहा था कि वो तय कर चुके हैं कि पार्टी अगर जीती, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो वही मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस पार्टी में इस तरह की सोच, इस तरह का फैसला कोई करने की अभी तक हिम्मत नहीं कर पाया था। अशोक गहलोत ने किया और माना जा रहा था कि अगर अशोक गहलोत जीत जाते हैं और हार की हैट्रिक नहीं लगाते हैं तो उनका कद पार्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो राहुल गांधी के लिए भी चुनौती बन सकता है। चुनौती इस मामले में नहीं कि वो राहुल गांधी का स्थान ले लेंगे, चुनौती इस मामले में कि कांग्रेस पार्टी के फैसलों में अशोक गहलोत की पूछ, उनका दखल बढ़ जाता। राहुल गांधी एकमात्र फैसला लेने वाले नहीं होते, लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। राहुल गांधी की आप कह लीजिए कि ऊपर वाला मदद कर रहा था कि अशोक गहलोत को हरा दिया। अशोक गहलोत के हारने से एक व्यक्ति और खुश होगा और वो है सचिन पायलट। उनको मालूम था कि अगर पार्टी जीतेगी तो एक बार फिर उनको मुख्यमंत्री पद से अलग रखा जाएगा। जब 2018 में वो अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ाया, उन्होंने गांव-गांव घूमे थे। उससे पहले 4 साढ़े 4 साल जब अध्यक्ष थे और पार्टी को जो है विजय दिलाई, तब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो अब कैसे बनाया जाएगा, जो अशोक गहलोत के नाम पर ही लड़ा गया कि चुनाव जो है अशोक गहलोत बनाम भाजपा है, जीतेंगे तो अशोक गहलोत और हारेंगे तो अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत हार गए। अब अशोक गहलोत का क्या होगा? कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी ने हार की समीक्षा कर ली। बड़ा आश्चर्यजनक रूप से जो है नतीजे आते ही समीक्षा भी हो गई। समीक्षा का नतीजा क्या निकला किसी को मालूम नहीं। किसी की जवाबदेही तय हुई ये भी किसी को मालूम नहीं। किसी के खिलाफ एक्शन हुआ ये तो दिखाई नहीं दिया। तो जाहिर है कि अशोक गहलोत के खिलाफ कोई, या मैं जिन 6 नेताओं की बात करने जा रहा हूं उनमें से किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेने या जवाबदेही तय करने की हिम्मत पार्टी हाईकमान जुटा नहीं पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। पिछले बार 2019 में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 10 मार्च को जारी हो गई थी। तो इस बार भी मान लीजिए आप कि 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद इसी तरह से अधिसूचना जारी होगी। तो समय जो बचा है वो जनवरी और फरवरी 2 महीने, या कुल मिलाकर मान लीजिए 2.5 महीने का समय बचा है। और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं चाहता कि लोकसभा चुनाव के इतने करीब पार्टी के अंदर असंतोष या बगावत के सुर सुनाई दें। तो उसको जो कुछ अंदर है उसको ढक कर रखना है, उसको बाहर नहीं आने देना है। तो राजस्थान में क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई ख़त्म हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब तो सचिन पायलट और जो है सीना चौड़ा करके निकलेंगे कि देखिए, मैं कह रहा था कि इनके बस का नहीं है। आपने इनको गद्दी सौंप दी, कमान सौंप दी 2018 में, और उसका नतीजा वही हुआ जो इससे पहले 2 बार हो चुका है। पार्टी जिताकर जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और पार्टी हार जाती है। ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो चुका। तीनों बार अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने, तीनों बार हारे। और उसके बाद पार्टी जो है उसकी दशा बड़ी ख़राब हो गई। अब सवाल ये है कि अशोक गहलोत का तो उनकी उम्र को देखते हुए और उनका जो राजनीतिक असर जिस तरह से ख़त्म हुआ है, फर्श से अर्श पर जैसे पहुँचे थे उसी तरह से 3 दिसंबर को अर्श से फिर फर्श पर पहुँच गए। तो पुनः मुश्को भव, तो अशोक गहलोत फिर से वहीं पहुँच गए हैं जहाँ वो 2018 के चुनाव से पहले थे, बल्कि कहें उससे भी नीचे। उससे पहले वो राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। गुजरात में चुनाव लड़ाने के लिए गए थे, गुजरात में
बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही कांग्रेस पार्टी की, पिछले 25-30 सालों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही। जीते नहीं, सरकार नहीं बना पाए, ये अलग बात है। तो माना गया कि अशोक गहलोत में कुछ खास बात है, वो जो है बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए उनको राजस्थान की गद्दी सौंपते समय ये भी बात दिमाग में थी कि वो कुछ जादू कर सकते हैं। लेकिन जादू ऐसे चलता नहीं, जादू सिर्फ जनतंत्र में जनता का चलता है, मतदाता का चलता है। मतदाता ही जादू करता है, किसी को ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देता है और किसी को आसमान से पटक देता है ज़मीन पर। तो अशोक गहलोत के साथ यही हुआ। जनता की नज़र से जब आप गिर जाते हैं तो फिर आपके लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे आप जादूगर हों चाहे सामान्य व्यक्ति हों। अशोक गहलोत के साथ यही हुआ। अब आगे उनका कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा भविष्य दिखाई नहीं देता। 2024 का चुनाव नज़दीक है, इसलिए अभी उनके खिलाफ मुझे नहीं लगता कि कोई एक्शन होगा। न तो ये पार्टी हाईकमान इस स्थिति में है, न उसकी ऐसी ताकत है कि किसी के खिलाफ एक्शन ले सके। सचिन पायलट हीरो बनकर उभरे थे 2018 में। पार्टी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को चुनाव जिताया था, जीत दिलाई, सरकार बनी। मुख्यमंत्री नहीं बने, नाराज़ हुए, बगावत की, बगावत सफल नहीं हो पाई। अशोक गहलोत ने उनकी बगावत को असफल कर दिया और उसके बाद से सचिन पायलट के कद में जो गिरावट, उनकी छवि में जो गिरावट आनी शुरू हुई, वो चुनाव तक रुकी नहीं। और उनका और अशोक गहलोत के बीच जो झगड़ा था वो शांत भी नहीं हुआ। पार्टी हाईकमान कोशिश करके भी करा नहीं पाया। तो क्या अब सचिन पायलट अशोक गहलोत को स्वीकार करने को तैयार होंगे नेता के रूप में? या उससे बड़ा सवाल है कि क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए मानेंगे, तैयार होंगे? क्योंकि अशोक गहलोत के सामने लक्ष्य एक ही था, पार्टी हारे या जीते, मैं लौट कर आऊँ या ना आऊँ, लेकिन सचिन पायलट का कुछ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इंश्योर किया कि सचिन पायलट की स्थिति और ख़राब हो। वो दरअसल उनका लक्ष्य था सचिन पायलट का पूरा पॉलिटिकल करियर ख़त्म करना। क्या अशोक गहलोत उसमें कामयाब हो गए? अब ये निर्भर करेगा गांधी परिवार पर। गांधी परिवार की नज़र में सचिन पायलट की स्थिति क्या है? वो बगावत कर चुके हैं, तो उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो वफादारी है, वो संदिग्ध हो चुकी है। तो संदिग्ध वफादारी के साथ क्या सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी दी जाएगी या पार्टी कोई नया नेतृत्व विकसित करने की कोशिश करेगी? हालांकि कांग्रेस में परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं होते हैं। तो सचिन पायलट को गांधी परिवार से रिश्ते, खासतौर से प्रियंका वाड्रा के साथ उनकी जो ट्यूनिंग है, उसको देखते हुए ये मुश्किल लगता है कि उनको बिल्कुल जो है दरकिनार कर दिया जाएगा या हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। लेकिन कोई मुख्य जिम्मेदारी उनको मिलेगी, इसकी भी संभावना कम नज़र आ रही है। तो ये जो हीरो थे 2018 से 2023 के बीच के, वो आज ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के मतदाता को जाता है। उसको समझ में आ गया था खेल कि ये इन दोनों के बस का नहीं है राज्य को चलाना। इसलिए जो वर्डिक्ट आया है, जो फैसला आया है, जो जनादेश आया है, वो कांग्रेस के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी पर है कि वो ये जो 5 साल का रिवाज है उसको 2028 में बदल पाती है या नहीं। लेकिन 2028 अभी बहुत दूर है। अब 2 और नेताओं की बात कर लें। आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आशातीत जीत हुई है। भाजपा के बहुत से क्या, ज़्यादातर नेताओं ने इतनी बड़ी जीत की कल्पना नहीं की थी। जीतेंगे, अच्छी तरह से जीतेंगे, ऐसा मानने वाले नेताओं की संख्या बहुत बड़ी थी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जीतेंगे, 160 से ज़्यादा सीटें जीते हैं। इससे ज़्यादा सीटें बीजेपी, अब जनसंघ दोनों को मिलाकर अपने पूरे इतिहास में केवल एक बार 2003 में जीती है, जब 173 सीटें जीती थी। ये जीत लगभग उसी के बराबर है। लेकिन 2003 में वो जीत बड़ी ज़मीन पर दिखाई दे रही थी। इस बार जो है वो जीत अंडर करंट की तरह थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी। इस जीत में बड़ा श्रेय जो है लाडली बहना योजना और शिवराज सिंह चौहान के शासन का था, जिनको पार्टी ने किनारे लगा दिया। उनकी विदाई क्यों इस तरह से हुई, ये समझ से परे है। लेकिन पार्टी को नेतृत्व परिवर्तन का या पीढ़ी परिवर्तन का एक संदेश देना था, शायद इसलिए उनको जो है
मुख्यमंत्री पद फिर से नहीं सौंपा गया। लेकिन मामला तो कांग्रेस पार्टी का है। कमलनाथ, जिनको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, पूरा चुनाव उनके जिम्मे था, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी वही थे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी वही थे, और कमलनाथ के इशारे पर ही सब कुछ तय हो रहा था। पार्टी में जो भी पदाधिकारी बनने हैं, जो टिकट का बंटवारा होना है, उस सब में कमलनाथ के अलावा अगर किसी की चली तो दिग्विजय सिंह की। और इन दोनों के हाथ में कमान थी। याद रखिए, 2018 में कमान 3 लोगों के हाथ में थी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थे, उधर से बैटिंग कर रहे थे, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए उनकी बैटिंग के सामने टिकना बड़ा मुश्किल हो गया। कमलनाथ का ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये आखिरी चुनाव था, लेकिन अभी तक पार्टी से उनके खिलाफ कोई एक शब्द कहा नहीं गया है। उसकी बड़ी वजह है कि पार्टी की फंडिंग जो 3 लोग करते हैं, जो 3 नेता 3 अलग अलग राज्यों के करते हैं, उनमें से एक कमलनाथ हैं, दूसरे नेता हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, और तीसरे नेता हैं कर्नाटक के DK शिव कुमार। ये 3 लोग जो है बड़े पैमाने पर पार्टी के लिए फंड देने का काम करते हैं। तो कमलनाथ को इसलिए पार्टी हाईकमान या गांधी परिवार उनके खिलाफ कुछ करने बोलने की हिम्मत अब भी नहीं रखता, क्योंकि कमलनाथ की जो आर्थिक तंत्र है वो अभी बना हुआ है। राज्य में भले ही न हो, राष्ट्रीय स्तर पर उनका बना हुआ, वो खुद बड़े व्यापारी हैं, बहुत पैसा है उनके पास। तो इसलिए पार्टी जो है उनके खिलाफ इतनी बड़ी हार के बावजूद, सब कुछ उनको सौंपने के बावजूद, इतनी बड़ी हार का ठीकरा उनके सर नहीं फोड़ा गया है। वही हाल दिग्विजय सिंह का है। राज्य के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, कमलनाथ तो सिर्फ 1.5 साल रहे। 1.5 साल में ऐसी एंटी इनकम्बेंसी पैदा की जो 10 साल में पैदा कर पाए थे दिग्विजय सिंह 2003 में। तो दोनों एंटी इनकम्बेंसी पैदा करने में महारत हासिल रखते हैं। इनको अगर सत्ता दे दी जाए तो सत्ता विरोधी लहर पैदा कर देते हैं। ऐसा प्रभाव है इन दोनों नेताओं का। दिग्विजय सिंह संगठन के व्यक्ति हैं। ये खबरें बीच में आती रहीं चुनाव के दौरान कि उनके और कमलनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन जो नतीजा आया उससे पता चला कि जो है ठीक चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, जनता के बीच में इन दोनों का कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो ये दोनों नेता ऐसे हैं जो अगर चुनाव जीती होती कांग्रेस तो उसके नायक होते। अब खलनायक हैं, ये बात पार्टी स्वीकार करने को अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अगर खलनायक इनको मानने को तैयार हो जाए पार्टी, तो सवाल फिर अगला आएगा कि इनको ये जिम्मा सौंपा किसने, उसकी क्या जवाबदेही है। उस पर फिर गांधी परिवार पर सवाल उठेगा। तो गांधी परिवार की रक्षा करनी, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की रक्षा नहीं हो रही, ये गांधी परिवार की रक्षा हो रही है कि उनको बचाना है। क्योंकि सवाल ये भी उठेगा ना कि कमलनाथ पर सारा जिम्मा क्यों सौंपा गया, इतनी ताकत क्यों दी गई, दिग्विजय सिंह को उनके साथ क्यों जोड़ा गया इस तरह से, इतना अधिकार देकर। तो ये करने वाले, ये फैसला लेने वाले कौन हैं? असली तो जवाबदेही, असली तो जिम्मेदारी उनकी है, उन पर सवाल नहीं उठाना है। इसलिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बचे हुए हैं। अब 4 नेता हो गए, 2 और नेता बचे। छत्तीसगढ़ में भी ये मानकर सारे चुनावी विश्लेषक, जितने भी सर्वे एजेंसियां हैं, ये मानकर चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। भूपेश बघेल पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नायक होकर उभरे थे। पार्टी के लिए फंड देने में सबसे आगे। पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति चलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, उसका एक तरह से प्रतीक थे। पिछड़ा वर्ग की राजनीति को धार देने में भूपेश बघेल की बड़ी भूमिका थी। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार का तांडव किया, उसके बाद उनका जीतना 7वें आश्चर्य से बड़ा आश्चर्य होता। महादेव ऐप जो आखिर में जिसका खुलासा हुआ, जिसके बारे में पता चला, और उसको प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मुद्दा बनाया, वो उनके ताबूत की आखिरी कील बना। 5 साल तक भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, लेकिन भूपेश बघेल टस से मस नहीं हुए।
उन पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि उन पर गांधी परिवार का वरद हस्त था, और जब तक गांधी परिवार को वो खुश रखने की स्थिति में थे तब तक कांग्रेस में उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता था। तो पार्टी के अंदर तो इस तरह की वफादारी दिखाकर आप नायक बन सकते हैं, हीरो बन सकते हैं, लेकिन जनता की नज़र में आप ज़ीरो बन चुके थे। ये बात भूपेश बघेल को समझ में नहीं आई। वो सत्ता के नशे में इतना चूर थे कि उनको ये दिखाई ही नहीं दिया कि उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। टीएस सिंहदेव समझौता कर लिया, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, फिर 2.5 साल पर समझौता किया कि 2.5 साल भूपेश बघेल, 2.5 साल टीएस सिंहदेव होंगे। 2.5 साल बाद भूपेश बघेल ने गद्दी छोड़ने से मना कर दिया और हाईकमान ने टीएस सिंहदेव का साथ देने से मना कर दिया। सरगुजा के महाराजा कहे जाते हैं। सरगुजा आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ से विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। 2018 में कांग्रेस पार्टी 14 की 14 सीटें जीती थी। इस बार क्या हुआ? 14 की 14 सीटें हार गई कांग्रेस पार्टी, बीजेपी जीत गई। ये हवा के बदलते रुख का असर था जिसको टीएस सिंहदेव खुद नहीं समझ पाए। हालांकि बीच में उन्होंने समझने की कोशिश की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे पर इस्तीफा देने की कोशिश की, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया तो खुश हो गए, संतुष्ट हो गए कि सीएम की पोस्ट नहीं मिली, डिप्टी सीएम की ही सही। और चुनाव नतीजा आने से पहले ये बोलने लगे थे कि जो है मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। यानी उनको उम्मीद थी कि अगर पार्टी जीतेगी तो वो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। लेकिन जनता की नज़र से दोनों उतर चुके थे। जनता जिसको अपनी नज़र से उतार देती है उसके लिए सत्ता बहुत दूर हो जाती है। तो भूपेश बघेल जो 5 साल तक कांग्रेस पार्टी के सबसे लाडले थे, गांधी परिवार के सबसे प्रिय थे, आज उनकी स्थिति ये है कि वो कब जेल जाएंगे पता नहीं। महादेव ऐप में जो नया जांच में जो नई बात सामने आई है उसमें दाऊद इब्राहिम के भाई का कनेक्शन सामने आ रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मामला कितना गंभीर है। और महादेव ऐप और दूसरे जो घोटाले हैं उनमें भूपेश बघेल की जेल यात्रा होना लगभग तय है। अगर इसकी जांच गंभीरता से ठीक से हुई तो भूपेश बघेल की स्थिति अगला जो पड़ाव होगा उनका वो जेल में होगा। तो टीएस सिंहदेव तो बाहर रहेंगे, लेकिन भूपेश बघेल के लिए जेल जाने से बचना बड़ा कठिन नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में गांधी परिवार चाहे भी तो उन्हें बचा नहीं सकता। गांधी परिवार का जो सुरक्षा कवच उन्हें 5 साल तक मिला था पार्टी के अंदर, वो उनको कानून से नहीं बचा पाएगा। गांधी परिवार खुद कटघरे में खड़ा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर रिहा हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आगे बढ़ रहा है। उसमें कब क्या होगा, क्या नया मोड़ आएगा, कुछ पता नहीं। उसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट पहले से हो चुका है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, यानी ये काले धन का केस है। तो आप इससे समझ लीजिए कि पूरा गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के जो नायक समझे जाते थे सब भ्रष्टाचार के आरोप में जांच के घेरे में हैं। और ये जांच का घेरा जो है वो दिन पर दिन कसता जा रहा है। ये जो एजेंडा चलाने की कोशिश हुई, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, वो चल नहीं पाया। धीरज साहू के यहाँ से जो 350 करोड़ रुपए कैश मिले, उसके बाद जनता की नज़र में कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा गिर गई। कांग्रेस पार्टी की इस गिरावट के कई स्टेजेस हैं। पहले 1975 में इमरजेंसी के कारण, फिर 1986-87 में बोफोर्स के कारण, फिर 2004 से 2014 के बीच जो घोटाले हुए उसके कारण, और अब इन मुख्यमंत्रियों के भ्रष्टाचार के कारण। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। और क्रेडिबिलिटी नहीं बची है पार्टी की, उसके अलावा राज्यों में कोई नेता नहीं बचा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ पहले ही इनकम टैक्स और ईडी की जांच चल रही है। तो इससे आप अगर नज़र डालिए पूरे देश में, तो कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व का नितांत अभाव है। जो लोग हैं, जो प्रभावी माने जाते हैं, उन सब
के बारे में ही आशंका है कि वो कब और किस दिन जेल चले जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये 6 नेता जो हीरो नज़र आ रहे थे 3 दिसंबर से पहले तक, वो सब ज़ीरो हो चुके हैं। और जब नेता को जनता ज़ीरो बनाती है तो फिर उसके लिए उठना बड़ा कठिन होता है, और इन 6 के 6 नेताओं के लिए उठना अब बहुत कठिन है। लेकिन राजनीति में किसी की ऑबिचुरी नहीं लिखनी चाहिए कभी। कब समय पलट जाए, कब किसका भाग्य पलट जाए, पता नहीं होता। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, वास्तविकता है, उसके अनुसार इनका कोई राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं देता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।